मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद। कांग्रेस सरकार के नज़र में हम लोग आतंकवादी थे। वो भी बलिदान जैसे देश के लिए आज़ादी से आसानी से नहीं रहा। 26,000 हमारा हिंदुस्तानी मरा था जंग में। गोली भी लगी, अभी भी चेंदा है गोली का पाँव में। देश को आज़ाद करने के लिए काम किया, हम सम्मान के लिए हमने काम नहीं किया। आज भारत के लिए सबसे पुण्य का दिन है। आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। जी हाँ, वही आजाद हिंद फौज जिसकी बदौलत आज आप और हम यानी हमारा देश आजाद है। भारत के सबसे लाडले बेटे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सब लाड से सुभाष बाबू बुलाते हैं, उन्होंने आज ही के दिन सिंगापुर में रहते हुए दुनिया की सबसे बहादुर फौज आजाद हिंद का गठन किया था। आज के दिन को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि चेतना मंच भी आज शौर्य दिवस मना रहा है। चेतना मंच के राजनीतिक संपादक राजकुमार चौधरी इस समय हरियाणा के गुरुग्राम में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के बुलावे पर एकत्रित हुए हैं। कुछ चलते फिरते वीर सेनानियों से बातचीत कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधे ले चलती हूँ राजकुमार जी के पास। वो आपको सुनाएंगे आजाद हिंद फौज के वीर सेनानियों की कहानी, उन्हीं सेनानियों की जुबानी। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम हैं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। मैं इस समय हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद हूँ। गुरुग्राम में आज एक आयोजन किया गया था आजाद हिंद फौज का 79वां यानी 79वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और यहाँ ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए कुछ लोगों को बुलाया गया। तो यहाँ पे मुझे पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई। मैं सीधा आपका परिचय कराता हूँ आपसे, उनसे कई अनछुई पहेलियों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि उस समय के हालात और परिस्थिति क्या थी, वह आज़ाद हिंद फौज में कैसे शामिल हुए, कहाँ से आए। आपका सबसे पहले स्वागत। सबसे पहले अपना नाम परिचय दीजिएगा और आज़ाद हिंद फौज में कैसे शामिल हुए। मेरा नाम GBN पांडे, पूरा वशिष्ठ नारायण पांडे। मेरा जन्म गोल्डी चंपा पौड़ी गढ़वाल में हुआ, लेकिन मेरा पैतृक गृह दरभंगा कमतौल बिहार में है। मेरे पिताजी अंग्रेज के साथ जूझते हुए शहीद हो गए थे। उस समय हम करीब 8-9 साल के रहे होंगे। वैसे तो गांधी जी से भी मिलने का मौका मिला 2 बार। तो शहीद होने के बाद में रिएक्शन था मेरे मन में। मैं एक ही लड़का था माँ बाप का, तो रिएक्शन था जो अंग्रेज जो हमारे पिताजी को मारा उससे हम बदला कैसे लें। इसी उधेड़ बुन में हम दिन रात रहते थे। नवयुवकों का संगठन करते थे जो अंग्रेज से कहाँ पर जूझे, हमारे पास में हथियार कहाँ से आवे, कहाँ लड़ाई करे। संजोग से शुभ नारायण मिश्र नाम के व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज में ब्रिटिश आर्मी से बगावत करके आए थे इंडियन INA में। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने चर्चा किए, तो वो कहे चलिए। फिर हमको बर्मा में ले जाके भर्ती मोल मीन और तामू 2 जगह लड़ने का मौका मिला। गोली भी लगी, अभी भी चेंदा है गोली का पाँव में। ये है यहाँ। उसके बाद हम जंगल में, एक बार तो नेताजी का सलामी था, तो मेरा ड्यूटी गेट पर था। नेताजी आए 9:35 पर और 9:30 में उनको आना था, तो उनको हम रोक दिया गेट पर। बहुत अनुशासन था इतना कड़ा, जो डर के कारण हम रोक दिए। रजिस्टर में 9:30। आपको पता नहीं था कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं? सब कुछ पता था, लेकिन रजिस्टर में जो लिखा हुआ था 9:30, कोई भी हो हम कैसे रोक। मिलिट्री का तो यही था ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो मैं रोका, अंदर से आया दौड़ के आदमी, ये क्या किया, एक क्या किया। हम रजिस्टर कहे, रजिस्टर देखो। फिर लोग ले गए उनको। जब सलामी ख़त्म हुआ तो हमको बुलाया गया अंदर। हम तो इतना घबरा गए जो आज क्या पनिशमेंट मिलेगा।
उसका कोई ये ठिकाना। अच्छा, उस समय पनिशमेंट कैसे मिलता था, क्या होता था? बंदूक लेके दौड़ते रहिए चारों तरफ, 2 घंटा 4 घंटा पार्क में, और कई प्रकार का होता था। तो हम सोचे आज मिलेगा पनिशमेंट। वही पनिशमेंट आज भी है आर्मी में लगभग। फिर हमको बुलाया गया, बाद में तो दिए थर कांपते हुए डर के मारे जो क्या सजा मिलेगी। गए तो नेताजी बुलाए और हाथ पकड़ के कहे, जिस देश का ऐसा अनुशासित रंगरूट सिपाही होगा उस देश की पराजय कभी नहीं हो सकती है। और अनुशासन सिपाही का मेडल मेरे नाम का घोषित हुआ, जो मेरे पास है अभी भी। अच्छा, आज़ादी के बाद एक वहाँ तक की एक और घटना सुनिए। उसके बाद मैं मौलमीन में बॉर्डर पर युद्ध कर रहा था, मेरे पाँव में गोली लगी। एक बार तो 6 इंडियन ब्रिटिश आर्मी को मारे हम 3-4 आदमी मिलके। उसी क्रम में मुझे भी गोली लगी पाँव में, और नेताजी का खबर आया 17 अगस्त था शायद 1945, जो सब सरेंडर कर दे और अपने अपने कैंप में वापस चले जाए, क्योंकि वो रसद लाइन कट गया था, ना असला मिल रहा था ना खाना पीना। कहाँ पर थे आप उस समय? तालमीन, तामू में और मौलमीन में, बर्मा में। तो उसके बाद गोली लगी तो हम लोग 6-7 आदमी मिलके जंगल में भटकते चले। जंगल में एक जगह गए, बेहोश हो गए। तो एक मेरे साथ था KGP टोप्पो, आदिवासी, कहीं से सांप मार के भून भान के लाया। हमको बताया नहीं जो सांप है कि क्या। वो खिलाया और तौलिया भिगो के पानी ला के पिलाया। तब उस रोज जिंदा रह गए। फिर गए वहाँ बेस कैंप पर। बेस कैंप में कुछ ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ी राहत मिली, फिर इलाज हुआ। उसके बाद इलाज होने के बाद में फिर जेल, नासिक जेल भेज दिया गया। 6-7 महीना के बाद वहाँ से रिलीज हुए, तब आए घर के आने के बाद फिर से दोबारा पढ़ाई किए। तो किताब में सारा लाइफ हिस्ट्री हम लिखे हैं, 2-3 किताब था वहाँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए आप कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद फिर आप लोगों के साथ किस तरीके का सलूक, किस तरीके का व्यवहार हुआ है सरकार की तरफ से? जेल में तो उतना दुर्व्यवहार नहीं होता था। जेल में तो आर्मी के साथ वैसा कुछ नहीं करता था, साधारण। ये देश आज़ाद होने के बाद आप लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मानदेय, कुछ सम्मान? बहुत दिनों के बाद हम लोगों को नहीं मिल रहा था। हम लोगों को आतंकवादी कह रही थी सरकार। कांग्रेस सरकार के नज़र में हम लोग आतंकवादी थे, देशद्रोही। उसके बाद केस किए हम लोग। 1984 में हम लोगों को पेंशन मिलना शुरू हुआ। 72 से मिल रहा था जनरल स्वतंत्रता सेनानियों को, लेकिन INA वाले को 84 से मिलना शुरू हुआ केस लड़ने के बाद में। तो वही जो पेंशन मिलता है वही सुविधा से मिल। मौजूदा सरकार कुछ सुविधाएं दे रही है? मौजूदा सरकार तो बहुत सोच रही है, बहुत कर भी रही है स्वतंत्रता सेनानी के लिए। संयोग से 75वां साल है, इसलिए और भी बहुत कुछ कर रही है। कितनी पेंशन मिलती होगी? स्टेट का, दिल्ली स्टेट का 4000 रुपये और सेंट्रल का मेरे 32,036। जो आज़ाद हिंद फौज की पेंशन है उसकी एवज में? उसकी तो कुछ नहीं मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है 36,000 रुपये करीब है, और स्टेट गवर्नमेंट की 4,000 रुपये महीने की, जो दिल्ली सरकार से जो मिलती है 4,000 रुपये। अच्छा, एक बात और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों को अब सरकार से कुछ और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति जो है वो इंडिया गेट पे भी लगा दी है। वो तो नेताजी को तो जिंदा कर दिए, क्या कहते हैं मोदी जी। नेताजी जो खत्म हो चुके थे उसको नरेंद्र मोदी जिंदा कर दिए। हम उस रोज भी बहुत धन्यवाद दिए उनको। नए बच्चे जो हैं आर्मी में, जो देश के लिए लड़ते हैं, उन्हें कुछ संदेश देंगे? उन्हें तो ईमानदारी पूर्वक देश के लिए लड़ना चाहिए। देश जो आज फिर जहाँ तहाँ ये विभाजन का रूप ले रहा है धीरे धीरे, यही हाल तो उस समय भी हुआ था।
उसको शांत करे, आपसी भाईचारा करे, अभी फौज में एकता स्थापित करे, यही है कि और क्या। अभी फौज में भर्ती को लेके पिछले दिनों बड़ा विवाद हुआ, पता है आपको क्या है? हाँ वो हुआ था 4 साल का कि कितना के लिए उसको रखेगा, फिर जो लायक रहेगा उसको आगे बढ़ाएगा, नहीं तो लंप सम अमाउंट दे के उसको कोई रोजगार देगा या कुछ करेगा, ऐसा कुछ था। कुछ ऐसा ही आपके हिसाब से ठीक है ये? आपके हिसाब से ये जहाँ पर बेरोजगारी है वहाँ पर तो ठीक ही कहिएगा। बेरोजगारी कुछ दिन के लिए हटे तो लायक आदमी आवे सो आगे बढ़े, खराब तो नहीं है। लायक लोग जो है वो आगे बढ़ने चाहिए, तभी देश की समृद्धि होगी, तभी देश सक्षम होगा। ये थे आज़ाद हिंद फौज के वो सिपाही जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। इन्हें भूलिए मत, इन्हें याद रखिए, इन्हें पढ़िए, ताकि हमें आज़ादी कैसे मिली ये पता रहे। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश को दी और इस समय वो अपनी बुजुर्ग अवस्था में भी देश के बारे में सोचते हैं। उनसे मैं सीधा परिचय आपका कराऊंगा। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे आज़ाद हिंद फौज में पहुँचे? रंगून में मैं पैदा हुआ था, बर्मा में। 1926 मार्च 13 में पैदा हुआ था रंगून में। मैं 1942 मेरे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में भर्ती हुआ था पहले। उस टाइम INA नहीं आया उधर रंगून में। राजबिहारी बोस आकर के उधर में इंडियन इंडिपेंडेंस स्थापना किया। 17 देश है। कौन से देश में बनाया था? बर्मा, बैंकॉक, थाईलैंड, नेशनल चाइना, इंडो चाइना, मंचूरिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइंस, जापान, हांगकांग, शंघाई, मलाया, सिंगापुर। 14 देश। इसमें उन्होंने मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि 14 देशों ने मिलके उस समय देश में इन्होंने जाकर के एक हो रहा था। उनसे तो हम तो पैसा इकट्ठा किया ना, हर एक कंट्री में है हिंदुस्तानी लोग का, इसीलिए वो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग हर एक देश में बनाया था उन्होंने फंड कलेक्शन करने के लिए। उसी पैसा से तो नेताजी ने जंग लड़ा। नेताजी के पास पैसा कहाँ से आया? वो तो महान है। इसी पैसा लेके अपने हिंदुस्तानी फौजी को करके उन्होंने लड़ाया, कुर्बानी दिया। नेताजी कुर्बानी सेक्रीफाइस किया था। आज़ाद हिंद फौज कितने हैं हिंदुस्तानी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो भी बलिदान जैसे देश के लिए। आज़ादी आसानी से नहीं मिल रहा, वो तो आज़ादी हमारा मिल गया वो आसानी से करके। 26,000 हमारा हिंदुस्तानी मरा था जंग का मैदान में, एक नहीं है कभी। इसके लिए कोई इस सरकार देगा वापसी? कितने खून किया तो खून को दे सकता वो कीमत? ऐसे नेताजी के वजह से अभी हम लोग को उसमें काम किया था। अभी तक अभी नेताजी के नाम से हम लोग जी रहे हैं। थोड़ा इज्जत, अभी इज्जत दे रहे सरकार। पहले हमारा INA के कोई इज्जत नहीं दे रही कांग्रेस सरकार ने। मोदी जी आने के बाद में वेतन भी थोड़ा बढ़ाया, तो थोड़ा सुविधा मिल पाई। पीछे मैंने 1.5 साल में फंड कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम किया था। बाद में INA में जा करके भर्ती हुआ था। कम ट्रेनिंग किया मैं, 2 महीना ट्रेनिंग किया था। इसके बाद मेरे को पोस्टिंग कर दिया था रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में। भर्ती हुआ ना, भर्ती करने का है हिंदुस्तानी को, उसी डिपार्टमेंट में काम किया था। नेताजी ने मैंगलोर एयरपोर्ट, वहाँ एक बड़ा कैंप था INA का। उस टाइम शाहनवाज खान, दिल्लन, प्रेम सहगल सबके साथ परेड आ रहा है नेताजी का। अंग्रेजी ने फाइटर लेकर करके ऊपर से मशीन गन से शाहनवाज खान कह रहा था, नेताजी आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बोलता भाई अंग्रेजी ने मेरे के लिए अभी तक बॉम्ब नहीं किया, आप सब चले जाओ ट्रेन के अंदर। ट्रेन बोलता ना, चुप करे,
बंकर बंकर अब उसको इंग्लिश में स्ट्रेंज बोलते हैं उसका। नेताजी ने ऐसे ही खड़ा था, नेताजी ऐसा ही खड़ा था, कोई गोली कुछ उसके शरीर पे नहीं लगा। फ्लाइट जाने का बाद में सारा बाहर का देखा तो नेताजी से जीवित कैसा माया है इसका, उसी के बॉडी से ही निकली, कोई बंदूक नहीं माया है उसको मारने के लिए। कितने बंदूक बनाने से उसको ऊपर नहीं लगेगा। इसे महान देवता का बराबर बेटा। अरे फौजी लोग आकर देखता परेड जाने वाला तो नेताजी जीवित है खड़ा है। वही घटना में देखा था। अच्छा, इतना लंबा समय जो व्यतीत हुआ, आप लोगों को जो प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए था वो शायद नहीं। एक मिनट मैं बताऊं, हम लोग को देश का आज़ाद करने के लिए काम किया, हम सम्मान के लिए हमने काम नहीं किया उस वक्त। बाद में तो है ना अभी ये लोग को सम्मान देने के लिए कुछ पार्टी वगैरह ये करके कर रहे हैं ना सरकार का। सरकार अपने खुद मन से सम्मान करना चाहिए, वही सम्मान होता है। दूसरे बोल करके सम्मान देना वो सम्मान नहीं होता है ना। नहीं, अच्छा एक और सवाल, क्योंकि इस समय देश किन हालात परिस्थितियों से गुजर रहा है आप भी समझ रहे होंगे। हम एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं, कोई कमेंट करेंगे? नहीं, महाशक्ति तो अभी भी है, सर पर नहीं है। बात सोचो, अभी भी चाइना वाले हमसे टक्कर लेने के कितना बार सोचा था, हाँ? अभी भी हुआ था, उसको भी जीत लिया ना। डोकलाम में हुआ, बर्फ का पार कर छोड़ के अंदर आ गया था। दो कितना 800 किलोमीटर कितना अंदर आया था चाइना वाले ने, उसको भी तो जीत लिया। और क्या आगे टक्कर लेगा, उसमें भी हमारा हिंदुस्तानी जीतेगा। हम हारने वाला कौन नहीं है बेटा, हारने वाला नहीं है। अच्छा, नए बच्चों को, जो नए बच्चे आर्मी में हैं, जो फौज में हैं नए बच्चे, उनको कोई संदेश? वो डरना मत, देश अपने हैं, देश को बचाने का आपका हकदार है। आप लोगों को इसी देश का संपत्ति आप है। आप लोग हाथ में हम चौक पर जा रहा हूँ, और कुछ दिन में देश को संभालो, मेरे बच्चे लोग प्यार से संभालो, भाई भाई से मित्र से मिल के रहो, दुश्मन कभी नहीं बनाना, अपने भाई के साथ सच्चाई से, यूनिटी एंड फेथ सेक्रीफाइस, ये तीनों को फॉलो करो मेरे भाई। अच्छा, उस समय कोई ऐसी बात याद आती है जब नेताजी अपना संबोधन करते हो और कहते हो कि कल हम आज़ाद होंगे, तो कैसा महसूस करेंगे? बहुत बहुत आनंद है। आज़ादी के लिए तो तड़प रहे ना, आज़ादी के लिए इतने खून बहाया अपने आज़ाद हिंद फौज से। अब आज़ाद मिलने के बाद हमारे बच्चे लोग, देश के बच्चे लोग तो खुश तो होएगा, रोने का तो नहीं है, इतना कुछ है। अभी भी हमारा देश गड्ढा में नहीं किया था, सही है। अभी मोदी आ गया और ये आगे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा नहीं। ऐसे नेता मिल रहे। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनकी मूर्ति अब इंडिया गेट पर स्थापित कर दी। देखिए आपने जाके? देखा था, उसी दिन मैंने देखा था, लेके गया था। प्रेस रिपोर्टर को पूछा था कि सम्मान लगा, मैंने वो बड़ा आना, कोटि कोटि उनके धन्य हो। कोई नेता लोग इधर आकर के प्रधानमंत्री बन के बैठा था, कोई भी नेताजी का नाम कुछ सोचे भी नहीं है, एक मुक्ति लगा दो। डरते थे नाम लेने से वो लोग का जो नेता थे और प्रधानमंत्री वगैरह जो थे, वो डरते थे कि इंटरनेशनल लेवल पे शायद संबंध खराब हो जाएंगे। हाँ, ये तो सही डरते थे, ये डरते हैं, डरने वाला नहीं है। जवाब देने वाला है मोदी जी ने। ये आप लोग के लिए नेता, ये अच्छा प्राइम मिनिस्टर बेटा, बहुत काम करेगा अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए, यही है अच्छा प्रधानमंत्री। आज़ादी तुम्हारा खून की कुर्बानी मांगती है, इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा, निछावर करना होगा। अपनी दौलत, अपनी जान, अपनी दौलत, अपनी जान, अपने औलाद, अलरगज, सब कुछ तुमने अब तक सब कुछ दिया। सोने चांदी के खजाने, फटकते दिल, धड़कते बाजू, मगर आज़ादी की प्यास इतने में नहीं बुझती है। आज़ादी की प्यास इतने में नहीं बुझती है, आज़ादी का नहीं बुझती है। आज मातृभूमि पर सिर चढ़ाने वाले पुजारियों को ज़रूरत है, पुजारियों को ज़रूरत है। नेताजी ने फिर कहा, आज़ादी के लड़ाई में फतेह की सुर की लहू के बूंद से लिखी जाती है।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक सेंटेंस, ये शब्दों की एक माला कहीं ना कहीं देश को आज़ाद कराने में अहम साबित हुई है। इसीलिए ये रणबांकुरे उस रण में लड़े और जीते। इसलिए देश को बिल्कुल आवश्यकता है इनके सम्मान की, इनके स्वाभिमान की, तभी देश समृद्ध होगा। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, चेतना मंच, गुड़ग्राम।